हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। सो हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरिया बिहार तथ्य संग्रह। एज एन आप लोग फेमिलियर होंगे इस किताब से। ये बेसिकली बिहार का तथ्य संग्रह है जो एज एन एडिटोरिया पब्लिकेशंस का है। आप लोगों ने देखा होगा इस बुक को। देखो, ये बुक जो है बेसिकली बीपीएससी के लिए या फिर बिहार एसएससी के लिए या फिर बीपीएससी दरोगा के लिए, कोई भी बिहार का अगर एग्जाम होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एग्जाम एज एन बीपीएससी से मतलब बिहार से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया या फिर करंट अफेयर्स हो गए, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ ही साथ इसमें एज इन लास्ट में क्वेश्चन बैंक भी है, वो भी दिया हुआ है। तो एज इन इसमें आप इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली रिवीजन पर्पसेस के लिए तो बहुत अच्छा है। ये बुक छोटा सा बुक है जिसमें सारा डेटा दिया हुआ है, डेटा सेंट्रिक बुक है। आपको याद रखना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैंने ये लेक्चर वीडियो सीरीज लेके आया है जो एज इन हम लोगों ने अभी तक एंशियंट हिस्ट्री तक डिस्कस कर लिया है। अगर आप एज इन यहाँ पे देखोगे ना, देखो मैं दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बेसिकली हिस्ट्री ऑफ बिहार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ एंशियंट बिहार डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। बेसिकली बड़ा है ये थोड़ा टॉपिक, हिस्ट्री वाला है ना। उसके बाद आज हम लोग मेडिवल और बिहार डिस्कस, मेडिवल और मॉडर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप दैट यू ऑल आर वाचिंग दिस लेक्चर वीडियो सीरीज, क्योंकि देखो जो मैंने एडिटोरिया का मैगजीन जो एज एन अपलोड किया था तो उसका तो एज एन रिस्पॉन्स ठीक आया है, ठीक है। मतलब जैसा मेरे वीडियो में आता है उससे अच्छा आया है, ठीक है। तो आई होप दैट इसमें भी ठीक आएगा। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री ऑफ मेडिवल बिहार देखते हैं तो मेडिवल बिहार में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो बिहार अंडर टर्किश रूल पढ़ना है। उसके बाद ये लोकल डायनेस्टी जैसे कि कर्नाट डायनेस्टी होता है उसको पढ़ना है। फिर बिहार अंडर अफगान रूल पढ़ना है, शेर शाह सूरी वाला रूल है ना, वो इंपॉर्टेंट है ये शेर शाह सूरी वाला। उसके बाद बिहार ड्यूरिंग द सुल्तान पीरियड और बिहार ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, ये सब आपको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, टर्किश रूल पढ़ेंगे। तो देखो टर्किश रूल में सबसे पहले हम लोग टर्किश जस्टिस बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी के बारे में पढ़ना है। तो एक्चुअल क्रेडिट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्किश रूल जो बिहार है ना, वो एज एन बख्तियार खिलजी को जाता है। वहीं पे बख्तियार खिलजी जो है बेसिकली एक स्लेव था, मतलब स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, मतलब स्लेव ऑफ अ स्लेव एज इन कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये उसी का मतलब उसी डायनेस्टी का था, ठीक है। स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब देखो एट द टाइम ऑफ बख्तियार खिलजी, जब बख्तियार खिलजी का इन्वेशन बिहार में हुआ था ना, तो देखो बिहार का रूल जो था वो एज इन बहुत मतलब वो रूल किया जाता था बहुत स्मॉल स्मॉल रूलर्स से। तो नॉर्थ बिहार जो है वो है जो रूल किया जाता था कर्नाट डायनेस्टी से। वहीं पे बख्तियार खिलजी जो है वो एज एन इम्पोर्टेंट सक्सेसर, मतलब सक्सेस था उनका कन्क्वेस्ट करने में ओदानपुरी, ओदानपुरी बिहार को, ठीक है। एट एज इन जो अभी ओदानपुरी कहाँ पे, बिहार शरीफ 1998 1198 में, ठीक है। वहीं बख्तियार खिलजी जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं ओदानपुरी को और नालंदा को और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, यूनिवर्सिटी को एज इन आग लगा देते हैं, ठीक है। देखो फिर से देख लेते हैं। एक्चुअल क्रेडिट ऑफ स्टैब्लिशमेंट ऑफ टर्किश जो है वो एज इन किनको जाता है, बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कौन थे, ये बेसिकली स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। वहीं पे ये बख्तियार खिलजी जो थे इनका इन्वेशन आप देखोगे तो बेसिकली तो बिहार जो था रूल्ड था एज इन स्मॉल स्मॉल रूलर से। तो नॉर्थ बिहार में कौन रूल कर रहा था उस वक्त, कर्नाट डायनेस्टी। वहीं पे बख्तियार खिलजी जो थे वो एज एन इंपॉर्टेंट एज इन सक्सेस था उनका कंक्वेयर करने में ओदानपुरी बिहार को। उन्होंने ओदानपुरी को, नालंदा को और विक्रमशिला को एज इन आग लगा दिया था। साथ ही साथ इन्होंने अटैक किया था नादिया दैट इज इन बंगाल इन 1203 टू 1204 एडी को, जो बेसिकली कैपिटल था किसका, सेन डायनेस्टी का। तो नादिया बंगाल जो है वो किसका एज इन था, वो सेन डायनेस्टी उसमें वहां पे पावरफुल थी। साथ ही साथ रूलर जो है बेसिकली सेन डायनेस्टी का एट दैट टाइम वो कौन था, लक्ष्मण सेन। कौन था, लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन जो है वो भाग जाते हैं, फ्लेड इन फियर, डर के मारे भाग जाते हैं विदाउट फाइटिंग। वहीं बख्तियार जो है वो कैप्चर करते हैं इस रीजन को और साथ ही साथ लखनौती हिज कैपिटल, लखनौती को कैपिटल बनाते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है बेसिकली नॉर्थ बिहार में कौन रूल कर रहा था। तो नॉर्थ बिहार में एज एन आपको यहाँ पे कर्नाट डायनेस्टी हो गया, उसके बाद उन्होंने एज एन आग लगा दिया तीनों यूनिवर्सिटी को। उसके बाद नादिया जो बंगाल थे उन्होंने लड़ाई नहीं की थी और वो एज एन भाग गए थे। और उनको एज एन उसका कैपिटल जो है वो लक्ष्मण सेन। तो सेन डायनेस्टी एट दैट टाइम वॉज एज एन, देखो यहाँ पे द रूलर ऑफ सेन डायनेस्टी जो थे वो एज एन लक्ष्मण सेन थे। लक्ष्मण सेन जो है बिना लड़े एज एन भाग गए थे और लखनौती को एज एन कैपिटल घोषित कर दिया था। तो बख्तियार जो थे वो मर्डर कर दिए गए थे बाय वन ऑफिसर अली मर्दान के द्वारा। और उनका बॉडी जो है वो एज एन बरीद कर दिया गया था एज एन इमादपुर इन बिहार शरीफ में, ठीक है। बिहार शरीफ में एज एन इमादपुर जगह का नाम है, वहाँ पे इनको एज एन गाड़ दिया गया था। फिर लोकल डायनेस्टी आप देखोगे तो कर्नाट डायनेस्टी जो नॉर्थ बिहार में रूल करता था वो हम लोग देख लेते हैं। तो नॉर्थ बिहार जो है बेसिकली, तो कर्नाट डायनेस्टी जो है वो बेसिकली मिथिला वाला रीजन में, मिथिला दरभंगा उसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ड्यूरिंग द डिक्लाइन ऑफ पाला डायनेस्टी, जैसे ही पाला डायनेस्टी हटता है एज ए गोपालक द्वारा पाला डायनेस्टी सेटअप किया गया था। तो कर्नाट डायनेस्टी जो है वो एमर्ज होता है तिरहुत मिथिला वाले रीजन में, ठीक है। ये फाउंडर अब देखोगे कर्नाट डायनेस्टी का तो नाना नान्या देव थे। कौन थे, नान्या देव थे। वहीं कैपिटल देखोगे कर्नाट डायनेस्टी का तो क्या था, सिमरोहा,
सिमरौनगढ़, क्या सिमरौनगढ़, ये बेसिकली करेंटली आप इसको देखोगे तो ये नेपाल में है। फिर ड्यूरिंग द भक्तियार खिलजी बिहार कैंपिंग कर्नाड रूलर जो थे वो ऐसे नरसिम्हा देव थे। कौन थे? तो भक्तियार खिलजी बिहार कैंपिंग देखोगे तो कर्नाड डायनेस्टी मतलब कर्नाड के रूलर जो थे वो नरसिम्हा देव थे। वो साथ ही साथ हैड सपोर्टेड हिम by giving a tribute gift because कर्नाड डायनेस्टी वाज जो था कॉन्फ्लिक्ट में था विद सेना डायनेस्टी। सेना डायनेस्टी जो हम लोगों ने कुछ देर पहले यहाँ पे देखा था ना, यहाँ पे सेन डायनेस्टी जो बंगाल एज इन नादिया बंगाल में वो रूल करते थे, तो उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट था। तो कर्नाड डायनेस्टी वाले क्या करते थे, वो एज इन सपोर्ट के लिए उनको ट्रिब्यूट्स और गिफ्ट देते थे बख्तियार खिलजी को। उसके बाद द कैंपिंग देखोगे बेसिकली टर्किश कमांडर एज इन तुगरिल तुगलन का, तो किनका? तुगरिल तुगन का अगेंस्ट कर्नाड डायनेस्टी हैज बीन डिस्कस्ड इन तिब्बतियन ऑफ धर्म धर्म स्वमिन धर स्व स्व धर्म स्वामिन। ठीक है, सॉरी मेरा हो सकता है प्रोनाउंस मैं इसको नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे मैं कर लेता हूँ पर अभी नहीं हो रहा है। ठीक है, उसको जनरली देखोगे ये रिलेशनशिप जो है कर्नाड डायनेस्टी का, ये एज इन सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज जस्ट गिफ्ट एंड ट्रिब्यूट, बट घियासुद्दीन तुगलक जो थे वो कॉन्कर्ड करते हैं कर्नाड रीजन को ड्यूरिंग द बंगाल कैंपिंग। जब वो बंगाल कैंपिंग करते हैं तो घियासुद्दीन तुगलक क्या करते हैं, वो एज इन ऑक्यूपाई करते हैं ये कर्नाड डायनेस्टी को। ठीक है, बंगाल कैंपिंग में। उसके बाद आफ्टर द टाइम ऑफ घियासुद्दीन कैंपिंग, जैसे ही घियासुद्दीन का कैंपिंग खत्म होता है, रूलर ऑफ कर्नाड डायनेस्टी जो बेसिकली थे वो कौन थे? हरसिम्हा देव। और हरसिम्हा देव का टाइम पीरियड जो था वो 1279 से लेकर 1335 तक था। वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। वहीं हरसिम्हा देव जो थे वो लास्ट रूलर थे इस डायनेस्टी के। और पंजी प्रबंध जो थे वो एज एन रजिस्टर मैनेजमेंट थे, वो डेवलप करते थे मतलब वाज डेवलप ड्यूरिंग दिस टाइम। मतलब देखो यहाँ पे पंजी प्रबंध जो है वो हरसिम्हा देव के टाइम पीरियड में ही इसका एज एन उजागर मतलब एज एन डेवलपमेंट इसी टाइम देखा गया है। ठीक है, ये क्या है? रजिस्टर मैनेजमेंट का टाइम जो है मतलब रजिस्टर मैनेजमेंट का जो तौर तरीका है वो इन्हीं के टाइम पीरियड में बेसिकली आया है। वहीं मैथिली मैथिली लैंग्वेज जो है वो डेवलप किया गया था कर्नाड डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। मैथिली लैंग्वेज जो है वो कब डेवलप किया गया था? तो कर्नाड डायनेस्टी के टाइम पीरियड में। आपको समझ में आया ना? फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। देखो कर्नाड वो मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज एक बार कर दिया था, वैसे में टाइम ज़्यादा चला जाएगा ना। देखो कर्नाड डायनेस्टी देखोगे यहाँ पे तो बेसिकली मिथिला में था। फाउंडर देखो कर्नाड डायनेस्टी का तो नानदेव थे। नानदेव क्या करते थे? नानदेव जो थे बेसिकली कैपिटल इसका क्या रखे थे? सिमरौनगढ़। और यहाँ पे एज इन भख्तियार खिलजी को गिफ्ट देते रहते थे एज इन कर्नाड डायनेस्टी के रूलर नरसिम्हा देव। क्योंकि देखो उनको एज इन सेना डायनेस्टी जो बंगाल तरफ रूल करता था ना, उनसे इनका कन्फ्लिक्ट चलते रहता था। वहीं पे यहाँ पे देखो कैंपिंग जो टर्किश कमांड जो था तुगरिल तुगलन अगेंस्ट द कर्नाड डायनेस्टी हैड बीन डिस्कस्ड बाय तिब्बतिन धर्मा स्वाभिन। उसके बाद यहाँ पे जनरली अब देखो कि रिलेशनशिप ऑफ कर्नाड डायनेस्टी जो था सुल्तान ऑफ दिल्ली के साथ वॉज जस्ट अ गिफ्ट एंड ट्रिब्यूट। मतलब इतना ही था कि सिर्फ गिफ्ट देना है और गिफ्ट लेना है, इतना ही था। बट घियासुद्दीन तुगलक जो थे वो सॉरी घियासुद्दीन तुगलक जो थे वो कनकर करते हैं कर्नाट रीजन को ड्यूरिंग बंगाल कैंपिंग में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो आगे हम लोग देखेंगे बिहार जो सल्तनत पीरियड में था। तो बिहार जो था वो एज इन बैकग्राउंड में देखोगे फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुल्तान ऑफ दिल्ली एंड रेगुलर और रूलर ऑफ बंगाल से। मतलब बिहार जो है वो बैटल ग्राउंड रहा है लॉन्ग टाइम के लिए। क्यों बैटल ग्राउंड रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखी गई है बार बार। किन के बीच में? सुल्तान ऑफ दिल्ली और रूलर ऑफ बंगाल के कारण। देखो इल्तुतमिश जो था वो पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो कैंपिंग करता है बिहार में। मतलब ऐसे बिहार में एक बार आता है, एक बार विजिट के लिए आता है। उन्होंने कैप्चर किया, किन्होंने? इल्तुतमिश ने कैप्चर किया बंगाल को, बिहार को 1225 एडी में। बट दिस कंट्रोल एंडेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज सक्सेसर। मतलब जैसे ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी और को चुना तो ये खत्म हो गया। एज एन उत्तराधिकारी चुनने से वो हट गए, मतलब वहाँ का पावर उनका घट गया। इल्तुतमिश अपॉइंट करते हैं मलिक जानी। किनको? मलिक जानी एज अ फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार। तो ये आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश जो है वो एज इन किनको अपॉइंट करते हैं पहले गवर्नर ऑफ बिहार? तो मलिक जानी को। उस पर ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड आप देखोगे सुल्तान जो है बेसिकली वो एक्चुअल कंट्रोल था ओवर बिहार। तो सुल्तान का जो तुगलक टाइम पीरियड में एक्चुअल कंट्रोल था बिहार में। इन 1324 से लेकर 1325 तक घियासुद्दीन तुगलक जो थे वो कनकर करते थे एज इन कनकर्ड द कर्नाट रीजन। तो कर्नाट रीजन जो मिथिला वाला रीजन है ना, उसको एज इन घियासुद्दीन तुगलक ने कनकर कर लिया। ये बेसिकली 1324 से लेकर 25 तक आप देख सकते हो। वहीं फिरोज शाह तुगलक जो है ना ऑल्सो केम टू बिहार। ये भी बिहार आते हैं। पहले तो इल्तुतमिश आते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश आते हैं तो क्या करते हैं? वो कैंपिंग करते हैं। कैंपिंग करने के बाद ये मलिक जान को, यहाँ पे देखो ओवर हियर, मलिक जान को क्या करते हैं ये बेसिकली रुको
मालिक जान को क्या करते हैं यहाँ का एज़ इन गवर्नर बना देते हैं बिहार का। उसकी वजह से ही मालिक जान को वहाँ पे गवर्नर बनाते हैं, तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे वो पावर जो है घटता जाता है। फिर एज़ इन यहाँ पे देखो इन 1334 घियासुद्दीन तुगलक जो है वो कनकर करते हैं कर्नाट रीजन को, और फिरोज़ शाह तुगलक, घियासुद्दीन तुगलक के बाद फिरोज़ शाह तुगलक आते हैं, वो भी एज़ इन बिहार आते हैं। और साथ ही साथ ड्यूरिंग हिज बंगाल कैंपिंग 1395 उनका इंस्क्रिप्शन जो है बेसिकली कहाँ पे पाया गया है? पटना में पाया गया है। कहाँ पाया गया है? उनका इंस्क्रिप्शन पटना में पाया गया है फिरोज़ शाह तुगलक का। ये आपको पता होना चाहिए। मालिक जानी को एज़ इन किन्होंने रखा था एज़ इन यहाँ पे गवर्नर? तो इल्तुतमिश ने रखा था। 1225 में वो क्यों आए थे? 1225 में वो एज़ इन कैंपेन के लिए आए थे। तो फिरोज़ शाह तुगलक का बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे इंस्क्रिप्शन जो है पटना और गया में पाया गया है ना? एविडेंस जो है बेसिकली ग्रांट्स जो गिवन टू हिम बाय, मतलब ग्रांट जो दिया गया था उनके द्वारा, फाउंड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ जैन टेम्पल ऑफ राजगीर। कहाँ पे पाया गया है? जैन टेम्पल ऑफ राजगीर में बेसिकली पाया गया है। ठीक है? इतना मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारा क्लियर हो जाए, है ना? फिर ड्यूरिंग दैट तुगलक पीरियड द कैपिटल ऑफ बिहार क्या था? बिहार शरीफ था। मतलब तुगलक टाइम पीरियड में बिहार का कैपिटल बिहार शरीफ था। ड्यूरिंग दैट पीरियड सिटी ऑफ बिहार शरीफ जो एज इन मेन सेंटर था बुद्धिज्म का, तो बिहार शरीफ जो था एज इन मेन सेंटर था बुद्धिज्म का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम अमॉन्ग द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बिहार देखोगे तुगलक पीरियड में, तो एज इन मालिक इब्राहिम। कौन? मालिक इब्राहिम, जो बेसिकली उसको हु वॉज कॉल्ड मालिक बयां। और उनका टूम्ब देखोगे बेसिकली सिचुएटेड है ऑन अ हिल्स ऑफ बिहार शरीफ। उसका टूम्ब कहाँ सिचुएटेड है? हिल्स ऑफ बिहार शरीफ में मलिक इब्राहिम का नेम बिहार जो है बेसिकली मेंशन किया गया है तबकत ई नाशरी में। कहाँ पे? तबकत ई नाशरी में। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द नेम एज इन बिहार जो है वो मेंशन है तबके नाशरी में। ये एज एन आप टेंशन मतलब एज एक बार अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना, अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको ये ऑप्शन दिखता है तो आप मार्क कर लोगे। ठीक है, उसका आप टेंशन ना लो। देखो, द नेम बिहार जो है वो मेंशन किया गया है तबके नाशरी में। बेसिकली वर्क एज इन वर्क रिटन बाय मिनहाज ई सिराज। किनके द्वारा? मिनहाज ई सिराज के द्वारा। मिनहाज ई सिराज के द्वारा इन मिडिल ऑफ 13th सेंचुरी में। अब देखो बिहार जो अफगान रूलर के बारे में देखोगे तो सिकंदर लोधी जो है वो अपॉइंटेड किए गए थे, मतलब एज एन अपॉइंट हुए थे दरिया खान नुहानी। तो सिकंदर लोधी, मतलब सिकंदर लोधी जो है वो अपॉइंट करते हैं दरिया खान लोहानी को एज एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर ऑफ बिहार इन 1495 से लेकर 96 एडी तक। ठीक है, तो सिकंदर लोधी जो है वो एज इन दरिया खान नुहानी को एज एन एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर जो है बिहार का एज एन अपॉइंट करते हैं 1495 से लेकर 96 एडी तक। उसके साथ आफ्टर द डेथ ऑफ इब्राहिम लोदी, दरिया खान नुहानी का सन एज एन बाबर खान नुहानी जो है डिक्लेयर करते हैं इंडिपेंडेंट रूल। कौन? तो जैसे ही इब्राहिम लोदी का डेथ हो जाता है, दरिया खान नुहानी जो है ना एज एन सिकंदर लोदी जिनको एज एन अपॉइंट करते हैं, उनके सन जो बहार खान नुहानी है वो अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट रूल घोषित कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड अफगान रूलर एज इन महमूद लोदी जो है वो एज इन बिहार आते हैं टू स्केप फ्रॉम बाबर। तो बाबर से बचने के लिए महमूद लोदी जो है वो एज इन कहाँ आते हैं? बाबर से बचने के लिए बिहार आते हैं। ठीक है, तो देखो सिकंदर लोदी ने दरिया खान नोहानी को एज एन अपॉइंट किया था एडमिनिस्ट्रेटर गवर्नर ऑफ बिहार, और दरिया खान नोहानी के जो बेटे हैं एज इन बाबर खान नोहानी, वो अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट घोषित कर देते हैं जैसे ही डेथ होता है। ठीक है, उनका डेथ होता है, सिकंदर लोदी का डेथ होता है। और वहीं पे ये जो महमूद लोदी जो हैं वो बिहार आते हैं बाबर से बचने के लिए। तो बाबर जो है वो डिफीट करते हैं अफगान ऑफ बिहार को इन बैटल ऑफ घग्गड़ इन 1529। बाबर एज इन हरा देते हैं बैटल बैटल घग्गड़ में। उसके बाद आफ्टर घग्गड़ वॉर अफगान ऑल्सो साइन अगेन रोज इन बिहार। जो बेसिकली देखो जैसे ही घग्गड़ में वॉर खत्म होता है ना, तो अफगान जो है बिहार में फिर से उठ जाते हैं, रोज कर जाते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ शेर शाह। तो ये बेसिकली यहाँ पे आप शेर शाह शूरी का एज एन टाइम पीरियड आता है। तो शेर शाह जो है इनका जन्म जो आप देखोगे 1486 एडी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हसन खान था, जो बेसिकली जागीरदार थे सासाराम के। कहाँ पे? सासाराम के। बेसिकली शेर शाह सूरी जो एज उनका टूम भी सासाराम में है। तो शेर शाह जो है उनके चाइल्डहुड नेम जो था फरीद खान था, और बाबर खान नुहानी जो है अपना टाइटल जो है शेर खान टू फरीद खान चेंज करते हैं। मतलब बाबर खान नुहानी गेव द टाइटल ऑफ शेर खान टू फरीद खान। ठीक है, तो फरीद खान जो है ना, जो फरीद खान है, तो बाबर खान ने उनका एज इन उनको शेर खान के नाम से बुलाया था, क्योंकि शेर से उन्होंने एक बार बाबर को बाहर को बचाया था, बाहर खान को बचाया था। मैं बाबर खान बोल दे रहा हूँ, बाहर खान को बचाया था। उसके बाद आफ्टर द फॉल ऑफ नुहानी, जैसे ही नुहानी खत्म होते हैं, शेर खान जो है वो मैरी करती है, मतलब एज इन शादी कर लेते हैं बाहर खान वीडो लेडी मलिका को। बेसिकली इनका उम्र जो है लगभग 60 साल हो रहा था जब इन्होंने शादी कर ली थी, बट मतलब शादी ही इसलिए की थी कि उनको प्रॉपर्टी इनको मिल जाए, ये शेर शाह को, है ना। तो शेर शाह ने एज इन बाहर खान विडो को एज इन
लद मलिका को एज इन शादी कर ली थी एंड टुक कंट्रोल ऑफ बिहार रीजन। आफ्टर दैट ही मैरिड एज इन मोहम्मद शाह विडो दूदू बेगम को। फिर शेर खां डिफीटेड बंगाल इन बैटल ऑफ सूरजगढ़। तो शेर खां एज इन सूरजगढ़ के मतलब सूरजगढ़ की लड़ाई में बैटल ऑफ सूरजगढ़ में हरा देते हैं और एज इन बंगाल को अपने हाथ में लेते हैं इन 1534 और एंड टुक कंट्रोल ऑफ इट। फिर शेर खान जो है एज इन प्रपोज करते हैं, प्रपोज टू हुमायूं दैट इफ ही विल अलाउ टू टेक कंट्रोल ऑफ बंगाल ही वुड सरेंडर बिहार एंड गिव 10 लाख दिनार्स एनुअली। देखो शेर खान आप क्या कहते हैं, सबसे पहले तो क्या करते हैं शेर खान, वो एज इन डिफीट करते हैं बंगाल को और बंगाल को कैप्चर करते हैं। उसके बाद हुमायूं के पास एक एज इन मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं कि इनकेस अगर आप मुझे बंगाल रूल कर ले दोगे तो मैं बिहार और 10 लाख रुपए दिनार एनुअली आपको दूंगा। तो ही एज्यूम्ड द टाइटल शेर शाह आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा इन 1539। बेसिकली ये डील जो है वो उतना साइन हो नहीं पाया था और उसके बाद एज इन हुमायूं और शेर शाह का एज इन लड़ाई होता है। यहाँ पे बीच में कुछ नहीं दिया गया, मिस है, ठीक है, मतलब मिस है एज इन इसमें नहीं नोटिस किया गया इस पेपर में, इस चैप्टर में। तो एज इन डिफीट किया हुमायूं को और हुमायूं फिर यहाँ से भाग जाता है ना। उसके बाद हुमायूं का बेटा शाहजहां उसके बाद में होता है, ठीक है। तो वो कहानी पता नहीं यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, कोई बात नहीं। देखो तो टाइटल शेर शाह जो है आफ्टर डिफीटिंग हुमायूं इन बैटल ऑफ चौसा, आपको बैटल ऑफ चौसा याद रखना है जो 1539 में हुआ था हुमायूं और शेर शाह के बीच में, जिसमें शेर शाह जो है जीत जाता है। तो 1540 में देखोगे ही डिफीटेड हुमायूं इन कन्नौज। ये कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी ये बेसिकली ये स्टैब्लिश करता है सूर डायनेस्टी को दिल्ली में। तो एज ए 1540 में फिर से लड़ाई होता है। तो डिफीटेड हुमायूं इन कन्नौज इन बेलग्राम, जो बेसिकली स्टैब्लिश करता है सूर डायनेस्टी को इन दिल्ली में। उसके बाद 1541 एडी में देखोगे, देखो 1539 यहाँ हो गया, 40 हो गया, 41 में शेर शाह जो है एज इन फोर्ट बनाते हैं, बेसिकली फोर्ट ऑफ पटना एंड मेड द सिटी कैपिटल ऑफ बिहार। पटना को एज इन कैपिटल ऑफ बिहार बनाते हैं। ये साथ ही साथ इट्स डिस्क्रिप्शन जो है बेसिकली कहाँ पे मिला है, तो अब्दुल्ला तारीख दाऊदी में इसका डिस्क्रिप्शन जो है मिला है। शेर शाह जो है वो कंकर करते हैं रायसीन इन 1543 एडी और साथ ही साथ मारवाड़ इन 1544 एडी को। उसके बाद इन 1545 एडी में ही वाज इंजर्ड इन शेल एक्सपोजिंग ड्यूरिंग द कालिंजर कैंपिंग एंड डाइड। किनका, शेर शाह। शेर शाह का डेथ कब हो जाता है, तो एज इन 1545 में। तो देखो उन्होंने क्या क्या किया, तो आपको ये याद रखना होगा सबसे पहले कि शेर शाह डिफीट करते हैं 1534 में, ठीक है। देखो यहाँ पे 1534 में डिफीट करते हैं और बंगाल को अपने हाथ में लेते हैं बैटल ऑफ सारागढ़ में, ठीक है, सूरजगढ़ में। उसके बाद फिर से शेर खां जो है वो क्या करते हैं, प्रपोज करते हैं हुमायूं को कि आप बंगाल मुझे रूल करने दो और बिहार ले लो, 10 लाख रुपए एज इन 10 लाख दिनार जो है वो एज एन एनुअल आप मुझसे ले सकते हो। फिर बैटल ऑफ क्या होता है, फिर शेर शाह और हुमायूं के बीच में बैटल ऑफ चौसा होता है। फिर शेर शाह और हुमायूं के बीच में बैटल ऑफ कन्नौज होता है रिस्पेक्टिवली 1539 और 1540 में। उसका 1541 में वो क्या करता है, शेर शाह जो है एज इन बिल्ड करता है एक फोर्ट ऑफ पटना और पटना को एज इन कैपिटल ऑफ बिहार घोषित कर देता है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन जो है बेसिकली कहाँ दिया गया, अब्दुल्ला तारिक दाऊदी में। उसके बाद शेर शाह जो है वो कनकर करता है रायसीन और उसके 1545 में उसका डेथ हो जाता है एज इन कलिंजर कैंपिंग में, जब एक शेल जो है वो फट जाता है, बम फट जाता है। उसके बाद शेर शाह जो है वो स्टार्ट करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ मजूलियम, जो कि बेस्ड है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, इंडिया और इस्लामिक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में, ससरा में, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। आफ्टर शेर शाह डेथ उनका सन इस्लाम शाह जो है वो एज इन सिचुएटेड इन मिडिल ऑफ एन आर्टिफिशियल लेक, ये बिल्डिंग को ऑक्टागनल शेप में बनवाते हैं और मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, इस बिल्डिंग को मजूलियम को, ठीक है ना। कौन बनवाते हैं, उनके बेटे इस्लाम शाह बनवाते हैं, ठीक है। तो शेर शाह जो है एज इन ऑल्सो बिल्ड रोहतास फोर्ट जो बिहार में है। साथ ही साथ शेर शाह जो है स्टार्ट करते हैं जब्ती सिस्टम। तो ये आपको याद रखना होगा कि जब्ती सिस्टम जो है वो किन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो शेर शाह के द्वारा जब्ती सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया था, जहाँ पे लैंड टैक्स जो है वो डिटरमाइन किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंड मेजरमेंट। मतलब जितना ज़्यादा ज़्यादा मतलब बड़ा आपका लैंड रहेगा उतना ज़्यादा आपका एज इन पैसा देना होगा। लेटर लेटर देखोगे अकबर ऑल्सो अडॉप्टेड इट। ये जो जब्ती सिस्टम जो है वो एज इन अकबर भी उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। शेर शाह रूल जो है वो फेमस था फॉर वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। साथ ही साथ ही मेड एक्सटेंसिव रिफॉर्म्स इन कम्युनिकेशन सिस्टम, पोस्टल सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम और रेवेन्यू सिस्टम्स में उन्होंने बहुत सारा एज एन रिफॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस और अच्छा करने की कोशिश की थी। शेर शाह सूरी जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं प्योर सिल्वर कॉइन। क्या, तो अगर हम इनसे कोई पूछेगा, अगर इनकेस कोई पूछेगा तो प्योर सिल्वर कॉइन किनके द्वारा एज इन लाया गया था, तो वो शेर शाह सूरी के द्वारा लाया गया था, ठीक है। उसके साथ आगे यहाँ पे ये ओवर हियर कि सिल्वर कॉइन और कॉपर कॉइन, जिसको हम लोग रुपया और दाम रिस्पेक्टिवली, मतलब रुपया जो है ना वो एज इन सिल्वर कॉइन को बोलते हैं और दाम जो है एज इन कॉपर कॉइन को बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर शेर शाह हिज सन जलाल खान जो है वो एक्सटेंड करते हैं थ्रोन को विद द टाइटल ऑफ इस्लाम शाह। तो उनके बेटे
शेर शाह के बाद उनके बेटे जलाल शाह जो है, जलाल खान जो है, वो एक्सटेंड करते हैं थ्रोन को विद द टाइटल ऑफ इस्लाम शाह। फिर लेटर सूर डायनेस्टी जो है वो डिवाइड कर दिया गया था 3 पार्ट में। उसको इन 1555 एडी में हुमायूं डिफीट करते हैं सिकंदर सूरी को इन अ बैटल ऑफ मच्छी बार और सर हिंद एंड एंडेड द सूर डायनेस्टी। क्या करते हैं हुमायूं, देखो फिर से 1555 एडी में आते हैं, हुमायूं डिफीट करते हैं सिकंदर सूरी को एट बैटल ऑफ मच्छी बार और एंड सिर हिंद, और एंड करते हैं सूर डायनेस्टी को। तो ये हुमायूं द्वारा ही एंड होता है। उसके बाद थोड़ा हम लोग चेरो डायनेस्टी के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, चेरो डायनेस्टी हम लोगों ने देखा था। देखो, जैसे ही पाला डायनेस्टी का खत्मा होता है, मतलब एंड ऑफ पाला डायनेस्टी, फॉल ऑफ पाला डायनेस्टी, तो लोकल किंगडम जो थे ना, वो एज इन एमर्ज हो रहे थे बिहार में। तो वन ऑफ द प्रोमिनेंट किंगडम एज इन चेरो डायनेस्टी था, मतलब चेरो लीडर थे, वो थोड़ा आ गए थे एज इन प्रोमिनेंस में। तो एरिया ऑफ चेरो किंगडम अब देखोगे तो बेसिकली शहबाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, वाराणसी वाला रीजन जो है वो एज इन चेरो डायनेस्टी का एज इन एरिया था। चेरो डायनेस्टी जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था 12th सेंचुरी में। हेडक्वार्टर देखोगे चेरो डायनेस्टी का तो बिहिया, जो कि प्रेजेंट डे भोजपुर है, ये आपको याद रखना चाहिए, है ना। इन 1607 एडी में देखोगे एक इंपॉर्टेंट बैटल जो हुआ था जिसका नाम है चेरो, बिटवीन, मतलब इंपॉर्टेंट बैटल हुआ था बिटवीन चेरो और उज्जैन, जिसमें से चेरो जो है वो जीत गया था। प्रोमिनेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी अब देखोगे तो मेदिनी राय, मेदिनी राय का हम लोगों ने नाम सुना होगा, मेदिनीपुर भी आप लोगों ने सुना होगा, जगह का नाम है। तो मेदिनी राय एज इन 1658 टू 1674, तो एज इन वहाँ पे क्या कर रहे थे, रूलर थे, रूल करते थे, मतलब राजा मान सकते हो। डायनेस्टी जो था वो ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है, खत्मा होता है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल, जैसे जैसे मुगल वहाँ पे आते हैं वो खत्मा होते जाता है। फिर बिहार जो मुगल पीरियड में आप देखोगे तो आफ्टर द डेथ ऑफ शेर शाह, जैसे ही शेर शाह का डेथ होता है, पावर ऑफ सूर डायनेस्टी जो है वो कंटिन्यू करती है कुछ ही सालों के लिए, लेकिन मुगल एम्पायर जो है वो रीस्टैब्लिश करते हैं 1555-56 एडी में। फिर एट द टाइम ऑफ रीस्टैब्लिशमेंट, जैसे ही मुगल एम्पायर वहाँ पे आते हैं दिल्ली में, अफगानिस्तान एम्पायर जो है वो फॉर्म्ड इन बिहार अंडर लीडरशिप ऑफ ताज खान करानी। तो देखो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही री एस्टैब्लिशमेंट होता है ना मुगल एम्पायर का दिल्ली में, तो एक अफगान फिर रूलर जो है, अफगान एम्पायर, वो फिर बिहार में फॉर्म करते हैं अपना पावर, जिनका नाम क्या है और वो लीडर का नाम क्या है, तो ताज खान करानी। क्या नाम है, ताज खान करानी। आपको याद रखना होगा कि एज इन शेर शाह सूरी के बाद कौन से अफगान रूलर का एज इन वहाँ पे फिर से पावर आया था, तो ताज खान करानी का आया था। फिर बिहार अगर आप देखोगे अकबर के टाइम पीरियड में, तो ताज खान करानी जो थे वो अडॉप्ट किए थे पॉलिसी ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अकबर। तो ये बेसिकली लॉयल थे अकबर की तरफ, और बट उनके सन जो दाऊद खान थे वो एज एन अपोज करते थे ये पॉलिसी ऑफ रिस्पेक्ट को। वहीं अकबर जो है हिमसेल्फ अटैक्ड टू पनिश हिम, मतलब अकबर जो है दाऊद खान करानी को खुद से अटैक कर रहे थे 1576 एडी में। ही कंकर्ड पटना और रिजल्टेड दाऊद खान हैड टू लीव पटना एंड रन अवे। तो दाऊद खान जो है उनको एज इन पटना छोड़ के भागना पड़ा। वहीं पे दाऊद खान जो है वो प्रूव टू बी द लास्ट अफगान रूलर इन बिहार। तो दाऊद खान एज इन बेटे किनके हैं ये, तो एज इन ये ताज खान करानी के जो पुत्र हैं, ठीक है, दाऊद खान, तो उनका जो वो जो लास्ट रूलर है वही है एज इन लास्ट अफगान ऑफ, मतलब लास्ट अफगान रूलर ऑफ बिहार। फिर इन 1580 एडी में देखोगे तो बिहार जो है एज इन उनको स्टेटस, बिहार को स्टेटस दिया गया था प्रोविंसेस सूबा बाय द बंगाल, और मुनीम खान जो है उनको एज इन गवर्नर ऑफ बिहार बिहार बनाया गया था अकबर के द्वारा। तो मुनीम खान का नाम आप याद रखोगे, मुनीम खान जो है एज इन गवर्नर ऑफ बिहार बनाए गए थे अकबर के द्वारा। और ड्यूरिंग अकबर टाइम राजा मान सिंह जो थे वो एज इन मेड द गवर्नर ऑफ बिहार। तो अकबर के टाइम पीरियड में राजा मान सिंह जो है वो गवर्नर थे, और मुनीम खान जो थे वो एज इन, देखो मुनीम खान जो थे वो एज एन गवर्नर ऑफ बिहार अकबर के टाइम पीरियड में थे, और राजा मान सिंह जो थे वॉज मेड द गवर्नर एज इन टाइम पीरियड 1587 से लेके 1594। और ड्यूरिंग मान सिंह टाइम द मुगल एम्पायर जो है वो एज इन हैड कम क्वाइट स्ट्रॉन्ग इन बिहार। तो मान सिंह के टाइम पीरियड में जो था ना, जब एज इन वो गवर्नर थे, तो उस टाइम पीरियड में बिहार जो था वो बहुत स्ट्रांग हो गया था, बहुत एज इन ताकतवर बलशाली हो गया था। फिर ड्यूरिंग मान सिंह टाइम रोहतास जो है कैपिटल था बिहार का। तो मान सिंह के टाइम पीरियड में एज इन पूछा जा सकता है कि किन के टाइम पीरियड में रोहतास जो है वो कैपिटल रहा है बिहार का, तो मान सिंह के टाइम पीरियड में रोहतास जो है वो कैपिटल रहा है बिहार का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पीरियड आप अगर देखोगे बेसिकली, तो ड्यूरिंग द जहांगीर टाइम मुगल जो है वो स्टैब्लिश करते हैं अपना अथॉरिटी ओवर द रीजन ऑफ छोटानागपुर। कौन, जहांगीर, ठीक है, एज इन अकबर नहीं, ठीक है, हुमायूं भी नहीं। तो जहांगीर जो है वो एज इन रीजन ऑफ छोटानागपुर रीजन में वो क्या करते हैं, अपना अथॉरिटी सेटअप करते हैं। मुगल यूज करते हैं टू मुगल यूज टू गेट डायमंड एंड गोल्ड फ्रॉम दिस रीजन। सुवर्ण रेखा नदी आप लोगों ने सुना होगा ना, तो वहीं से एज इन पाया जाता है। जहांगीर मेड द प्रिंस परवेज द गवर्नर ऑफ बिहार इन 1621,
एंड आफ्टर दिस द पोएट वाज गिवन द ओनली टू प्रिंसेस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे बिहार ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर, मतलब जहांगीर के टाइम पीरियड में बिहार की क्या अवस्था थी। देखो, जहांगीर के टाइम में देखोगे तो मुगल जो है स्टैब्लिश करता है अपनी अथॉरिटी ओवर द रीजन ऑफ छोटानागपुर प्लेट्यू। तो आपको ये अगर पूछा जाए कि एज इन जहांगीर जो है या फिर मुगल जो है वो किन के टाइम पीरियड में एज इन झारखंड में या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू में अपना एज इन अथॉरिटी सेटअप करता है, तो जहांगीर के टाइम पीरियड में मुगल जो है वो एज इन जहांगीर के टाइम पीरियड में छोटा नागपुर प्लेट्यू में आते हैं। मुगल जो है बेसिकली यूज करते हैं डायमंड्स और गोल्ड फॉर दिस रीजन, मतलब इस रीजन को एज इन वो डायमंड और गोल्ड के लिए यूज किया जाता था। वो सुवर्णरेखा नदी है ना उसके तट पर, वहीं पे पहले वो इसको मिला जाता, गोल्ड प्राप्ति होती थी। जहांगीर जो है बेसिकली आप देखोगे मेड प्रिंस परवेज द गवर्नर ऑफ बिहार। तो आपको ये याद रखना है कि जहांगीर ने किनको रखा है एज अ गवर्नर ऑफ बिहार, तो प्रिंस परवेज को रखा था गवर्नर ऑफ बिहार इन 1621 एडी। जो बेसिकली देखोगे द पोस्ट जो है बेसिकली एज इन ओनली टू प्रिंसेस गिवन ओनली टू द प्रिंसेस, तो उनका नाम क्या था, प्रिंस परवेज। उसके बाद बिहार जो अब देखोगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ औरंगजेब, ये हो गया हमारा जहांगीर के टाइम पीरियड में। अब हम लोग औरंगजेब में देखोगे तो औरंगजेब जो है वो अपॉइंट करते हैं अपना फेवरेट ग्रैंडसन प्रिंस आजीम। तो औरंगजेब का फेवरेट ग्रैंडसन जो है जिनका नाम क्या था, प्रिंस आजीम, वो एज इन क्या करते हैं, ये गवर्नर सेटअप करते हैं। ठीक है, एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। कब, 1702 में। कौन रखता है, औरंगजेब रखता है। आजिम जो है बेसिकली ये ब्यूटिफाइड पटना बाय एज रीनेमिंग इट एज अजीमाबाद। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि बिहार को अजीमाबाद किसके द्वारा रखा गया था, ठीक है, अजीमाबाद किनके द्वारा रखा गया था, तो एज इन ये आपको याद रखना चाहिए कि बेसिकली प्रिंस आजीम ने। ठीक है, प्रिंस आजीम ने। और प्रिंस आजीम कौन थे, तो प्रिंस आजीम जो थे वो औरंगजेब के ग्रैंड सन थे। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद यहाँ पे फारूक शियार एज इन आपको मतलब सुना होगा आप लोगों ने, पगला राजा फारूक शियार, जो बेसिकली आप देखोगे रूल करते हैं लेट मुगल पीरियड को, गॉट हिज फॉर्मल कोरोनेशन डन इन पटना इन 1713। तो अगर आपको ये पूछा जाए कि कोरोनेशन जो है वो कब हुआ था, एज इन, वेट फॉर व्हाइल, हाँ, कोरोनेशन जो है बेसिकली फारूक शियार का पटना में कब हुआ था, 1713 में हुआ था। कब हुआ था, 1713 में हुआ था। साथ ही साथ आप देखोगे ही वॉज अ मुगल एम्परर हुज कोरोनेशन, जिनका कोरोनेशन जो है बेसिकली बिहार में हुआ था। और साथ ही साथ शाह आलम टू जो है वो वॉज फॉर्मली कोरोनेटेड इन पटना इन 1761। तो आपको इतना याद रखना है कि फारूक शियार का कोरोनेशन जो है वो पटना में हुआ था 1713 में, और दूसरा कौन था, शाह आलम टू का भी हुआ था। ठीक है, ये इतना आपको ध्यान रखना होगा। अब देखो औरंगजेब का डेथ के बाद इन 1707 बिहार जो एज इन पार्ट बन जाता है बंगाल का। जैसे ही एज इन औरंगजेब, देखो हम लोगों ने एज इन बैक टू बेसिक्स आप लोग देखोगे तो कुछ देर पहले हम लोग ने देखा कि कैसे एज इन सबसे पहले बिहार एक पूरा, मतलब बंगाल एक पूरा पूरा प्रोविंसेस था। उसके बाद किस तरह करके उड़ीसा पहले अलग होता है, फिर एज इन बिहार और बंगाल अलग होता है। नहीं, पहले बिहार और बंगाल अलग होता है, फिर बिहार और उड़ीसा अलग होता है, फिर बिहार और झारखंड हो जाता है ना। तो उसी तरह सबसे पहले आप देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि औरंगजेब के बाद ऐसी जैसे ही औरंगजेब की डेथ हो जाती है, बिहार जो है बेसिकली ये पार्ट है बंगाल का अंडर द वीकनिंग मुगल रूलर। तो यहाँ पे मुर्शिद कुली खान जो है वो गवर्नर थे बंगाल के और उड़ीसा के। मुर्शिद कुली खान कौन, मुर्शिद कुली खान का एज इन यहाँ पे आप देखोगे जब एज इन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो रहा था या फिर बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पीरियड में ये भी एज इन लड़ाई कर रहे थे ना, इसलिए ये एज इन रिलेटेड है उनसे। ठीक है, देखो मुर्शिद कुली खान जो गवर्नर थे बंगाल के और उड़ीसा के फ्रॉम 1717 टू 1727, आफ्टर देन शाहुद्दीन मतलब सुजाउद्दीन बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। तो आफ्टर दैट सुजाउद्दीन जो है मुर्शिद कुली खान के बाद, जैसे ही मुर्शिद कुली खान हट जाते हैं उनके बाद सुजाउद्दीन दौला, इनका पूरा नाम क्या था, सुजाउद्दीन दौला, वो बेसिकली नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं। सुजाउद्दीन जो है वो अनेक्स करते हैं बिहार को टू बंगाल इन 1733। साथ ही साथ अपॉइंट करते हैं अली वर्दी खान को एज अ डेप्यूटी सूबेदार। तो एज इन यहाँ पे देखो पहले मुर्शिद कुली खान थे, मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन दौला आते हैं, सुजाउद्दीन दौला के बाद बेसिकली ये अली वर्दी खान आते हैं जो बेसिकली डेप्यूटी सूबेदार अपॉइंट होते हैं एज ए सुजाउद्दीन दौला के बाद। तो डेप्यूटी सूबेदार ऑफ बिहार होते हैं ये 1713 में। अगर आपसे कोई पूछे 1713 में क्या हुआ था, तो कोरोनेशन ऑफ फारूक सियार हुआ था। उसके बाद एज इन जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है उसके बाद क्या होता है, तो ये बिहार को बंगाल में शामिल कर लिया जाता है। जैसे ही बंगाल में शामिल होता है तो मुर्शिद कुली खान आता है, सुजाउद्दीन दौला आता है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, देखो उसके बाद अली वर्दी खान जो है, देखो यहाँ पे और कुछ लिखा हुआ है, सरफराज खान जो है वो एज इन नवाब ऑफ बंगाल बनते हैं इन 1739। उसके बाद यहाँ पे अली वर्दी खान के बारे में देखते हैं, तो अली वर्दी खान जो है वो डिफीट करते हैं सरफराज खान को, क्योंकि देखो सरफराज खान जो है वो नवाब ऑफ बंगाल बन जाते हैं, लेकिन ये अली वर्दी खान आते हैं।
अलीवर्दी खान जो है ये कौन है? अब ये बेसिकली डेप्यूटी सूबेदार रहते हैं बिहार के, और सरदार फराज जो है वो है नवाब ऑफ बंगाल रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, डेप्यूटी सूबेदार जो है नवाब ऑफ बंगाल को हरा देगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि अलीवर्दी खान जो है वो डिफीट करते हैं सरफराज खान को, और बैटल ऑफ गिरैया, क्या गिरिया होता है 1740 में, एंड बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। ही मेड हिज पोजीशंस परमानेंट बाय पेइंग 2 करोड़ रुपी टू द मुगल एम्पायर। उसके बाद ही हैड डायरेक्ट कंट्रोल ओवर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, जो बेसिकली रीजन जो था बेसिकली, अब देखोगे टिल द डेथ ऑफ अली वर्दी खान इन 1756। तो अली वर्दी खान जो है वो एज एन डिफीट हो जाते हैं सरफराज खान के द्वारा। सरफराज खान कौन होते हैं? सरफराज खान जो है वो डिप्टी सूबेदार रहते हैं। डिप्टी सूबेदार किनके द्वारा रखा जाता है? तो सुजाउद्दीन दौला के द्वारा रखा जाता है। सुजाउद्दीन दौला किनके पहले, मतलब उनके पहले कौन रहता है? तो उनके पहले मुर्शी कुली खान जो है वो गवर्नर ऑफ बंगाल रहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा यहाँ पे इधर कंप्लीट। अब हम लोग जैसे अगर नीचे आएंगे ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एज एन सिखिज्म देखेंगे बिहार का ना, इसलिए उतना अब मुगल का खत्म। अब देखो गुरु नानक जो थे ना, गुरु नानक देव जी वो एज इन फाउंडर थे ऑफ सिखिज्म का बिहार में, ठीक है, मतलब एज सिखिज्म का। एक मिनट यहाँ पे फिर से देख लो, सबसे पहले औरंगजेब आते हैं, औरंगजेब के बाद उनका कौन आता है? उनके बाद प्रिंस आजम जो उनके ग्रैंडसन होते हैं वो आते हैं। ग्रैंडसन के बाद कौन आता है? शाह आलम टू एज इन कोरोनेशन, और फारक शेयर का कोरोनेशन दोनों एज इन कहाँ पे होता है? पटना में होता है। उसके बाद औरंगजेब जैसे ही डेथ हो जाता है तो एज इन वो बंगाल के अंतर्गत आ जाता है। बंगाल के अंतर्गत तो मुर्शिद कुली खान आ गया, फिर सुजाउद्दीन दौला आ गया, सुजाउद्दीन दौला ने अली वर्दीन खान को एज एन डिप्टी सूबेदार रख दिया। जैसे ही डिप्टी सूबेदार रख दिया, उसके बाद सरफराज खान जो है बेसिकली यहाँ पे अली वर्दी खान को हरा देते हैं, और उसके बाद बैटल ऑफ गिरैया हो जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो मुगल का पतन होना स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम सिखिज्म में देखोगे तो गुरु नानक देव जी जो है वो एज एन फाउंडर थे सिखिज्म का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल गुरु जो देखोगे बेसिकली सिखिज्म मतलब, तो सिखिज्म में तो आउट ऑफ 10 सिख गुरु, गुरु नानक, गुरु तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह जो थे ना वो एज एन बिहार से रिलेटेड थे। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, एन किस मतलब मैं किसी को एज एन गलत नाम से नहीं बता रहा हूँ, बस नेमोनिक्स है NBS, ठीक है। मतलब गुरु नानक जी, गुरु तेज बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो NTG, ठीक है। तो गुरु नानक जी, गुरु तेज बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी वो रिलेटेड थे बिहार के। उसके बाद गुरु नानक जो है बेसिकली ट्रैवल करते हैं गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर एक्सेट्रा बिहार में। साथ ही साथ ये पहले सिख गुरु थे जो विजिट होते हैं बिहार में। तो कौन है ये एज एन गुरु नानक देव जी जो हैं वो पहले बिहार, मतलब पहले एज एन सिख गुरु हैं जो बिहार में विजिट करते हैं। कौन? एज एन गुरु नानक, यहाँ पे गुरु नानक जी। उसके बाद देखो नाइन्थ गुरु जो है बेसिकली सिखिज्म के, श्री तेज बहादुर जो हैं वो भी पटना आए थे विया सासाराम। उसके बाद गया जो है बेसिकली हियर मतलब मतलब सासाराम में आते हैं, गया आते हैं, और हियर ही लेफ्ट विथ हिज वाइफ गुजरी देवी के साथ। लेकिन हु वॉज अबाउट टू बिकम अ मदर। फिर गुरु गोविंद सिंह जो थे वॉज बॉर्न हियर इन पटना, तो एज ए नाइन्थ गुरु। टेंथ गुरु कौन थे? तो टेंथ गुरु जो है गुरु नानक जी थे, ठीक है। तो देखो है ना, टेंथ गुरु, सिख गुरु गुरु नानक जी, गुरु तेज बहादुर एंड गुरु गोविंद वेर रिलेटेड ओवर हियर। तो यहाँ पे हुआ क्या कि नाइन्थ गुरु जो थे ना तेज बहादुर जी, तो तेज बहादुर श्री तेज बहादुर, तो एज इन वो मतलब एज इन पिता बनने वाले थे। तो फिर उसके बाद हियर हर वाइफ हिज मतलब हिज हियर ही लेफ्ट हिज वाइफ गुरु जी देवी यहाँ पे, और हु वॉज अबाउट टू बिकम मदर, और गुरु गोविंद सिंह जी का एज एन यहाँ पे जन्म होता है, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ में आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे बहुत इफ एंड बट कर दिया है, ठीक है। देखो टेंथ और लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म देखोगे एज इन गुरु गोविंद सिंह जी, वो एज इन इनका जन्म जो है पटना में हुआ था 26 दिसंबर 1666 में, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट। तो टेंथ गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का बर्थ जो है वो 26 दिसंबर 1666 में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह जो है एज इन टेंथ गुरु बनते हैं इन 1676, और 1699 ही स्टैब्लिश्ड खालसा सेक्ट। तो अगर इनकेस क्वेश्चन पूछा गया कि गुरु गोविंद सिंह जो है वो खालसा सेक्ट कब स्टार्ट करते हैं, तो एज इन ये यहाँ पे 1699 को करते हैं। फिर तख्त श्री हरमिंदर जी और पटना साहिब जो है वो बेसिकली मेन पिलग्रिमेज साइट होता था सिखिज्म का, और साथ ही साथ बिल्ड किया गया था भाई महाराजा रंजीत सिंह, और इट वाज आल्सो कॉल्ड श्री पटना साहिब, ठीक है। पटना साहिब से क्वेश्चन पूछा भी गया था, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो मॉडर्न बिहार देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न बिहार, ठीक है।